ठीक। नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। आज ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें ये कहा गया है कि भारत अब शायद वापस रशिया से तेल खरीदने के लिए सोच रहा है, क्योंकि वो ईरान इजराइल की जो जंग है, उस जंग में भारत के लिए एक बहुत बड़ा तेल संकट, ऊर्जा संकट खड़ा हो रहा है। अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो चुका है, जहां से हमारे एलएनजी और एलपीजी की सप्लाई बहुत ज्यादा उसी खाड़ी से होती है, तो ऐसे में भारत के पास विकल्प क्या बचे हैं? भारत के ऊपर इस पूरे युद्ध का असर क्या देखने को मिलेगा? आज ब्रह्मा चलानी जो स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है, उन्होंने भी एक ट्वीट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि जो भारत का जो हर फैमिली हाउस होल्ड है, अब वो भी इस संकट से प्रभावित होगा, क्योंकि 80 से 85% जो एलपीजी की सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही आती है। और ऐसे में अगर अब रशिया से वापस तेल खरीदने के लिए भारत सोच रहा है, तो इस पूरे ऊर्जा संकट से भारत कैसे निपटेगा? इस पूरे जंग का क्या असर होगा? आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर हैं। संजय, आपका स्वागत है। हमारे साथ मनीष शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत है। और हमारे मनीष कुमार हैं, जो कि द फेडरल देश के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत क्लोजली फाइनेंस और इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। मनीष, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा मैं संजय कपूर से शुरू करती हूँ। संजय, ये जो ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट छपी है कि भारत वापस शायद रशिया से अब तेल खरीदेगा, इस खबर को कैसे पढ़ा जाए? क्या हम इसे एक तरीके से भारत के लिए एक अजीब सी स्थिति माने, एक संकट वाली स्थिति माने? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भारत ने अपने दोस्त रशिया को भी खो दिया है, क्योंकि जब ट्रेड डील साइन हो रही थी तो उसमें हम उस समय भारत वही कर रहा था जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। अब वो वापस जब रशिया अगर से तेल खरीदेंगे तो इसमें यूएस कैसे रिएक्ट करेगा? रशिया क्या तेल देने के लिए तैयार होगा उसी लेवल पर? बहुत सारे सवाल हैं जी। आपकी बात तो सही है, परंतु देखिए, टू बी फेयर टू इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने कोई भी चीज़ कमिट नहीं करी थी। जितने भी कमिटमेंट सुनाई पड़ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ से, वो अमेरिका की तरफ से थे। तो हम $1 बिलियन, 1 बिलियन बैरल तो लेते ही हैं तेल रूस से। संभावना है कि बढ़ा भी सकते हैं, और वो कहेंगे कि हम तो कम कर रहे हैं, पहले के मुकाबले से कम करेंगे। उनको लगता है कि इसी से उनका गुजारा चल सकता है, क्योंकि ये वॉर ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाली। और अगर देखें तो अगर हमारे ऊपर ये स्थिति नहीं आने वाली थी, अगर हम अपनी जैसे कि धर्म, ये नॉन लाइन मूवमेंट, अगर हम उसके हिस्सेदार होते या उस पर उसको उसको तवज्जो दिया देते, तो हमको ये सब संयोगों का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि अगर आप गौर करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रूस और चीन के जो पानी के जहाज है वो तो निकल ही रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, वो तो तेल भर के निकल रहे हैं। और अगर कुछ समस्या होती, या जैसा कि है ना, वेस्टर्न मीडिया और तरह तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि वहाँ पे बम गिराए हुए हैं और माइंस बिछा रखी हैं, ये सब उसमें कुछ भी दम नहीं है। गौर करें तो पिछले कुछ दिन पहले इन्होंने क्या करा कि लॉयड अंडर राइटर्स ने पूरा का पूरा वहाँ पर उनको इन्फॉर्म कर दिया कि ये इनका इंश्योरेंस नहीं हो सकता, जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाएंगे। तो करीब 40 जहाज तो वापस ही पलट गए। और वहाँ पे पलटने के बाद ये एक पूरी ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आज की तारीख में कोई जहाज ही नहीं है, सिवाय रूसी और चीनियों को छोड़ के। तो ये जो स्थिति करी गई है, ये काफ़ी हद तक एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा और इंश्योरेंस कंपनी का खेल है, और इसमें ईरान का कोई योगदान नहीं है। और अगर इंडिया उस खेल में पूरी तरीके से, इंडिया का कोई रोल तो होता नहीं, और जबकि हम बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, हम सबसे ज़्यादा तेल खरीदते हैं, चीन के बाद सबसे बड़ा अगर मार्केट है हमारा ही है, उसके बावजूद हम उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाते। तो इसलिए समस्या हमारे लिए खड़ी हो गई है। परंतु अमेरिका से अगर हमने ये दिखाया कि हम ले नहीं रहे हैं तेल, रूस से नहीं ले रहे हैं, तो काफ़ी हद तक है ना, मेरे ख्याल से है ना, गुज़ारा चल सकता है अगर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी उन्होंने। लेकिन संजय, एक चीज और भी है कि आप इसे इसे हम क्या कहेंगे? क्या आज भारत के पास कोई विकल्प नहीं है, इस वजह से वो रशिया के पास वापस जा रहा है, या फिर इसे एक क्या फॉरेन पॉलिसी का फेलियर नहीं कहेंगे कि आपने अपने लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं, पार्टनर को, देखिए जो आपका सबसे इच्छा मित्र था? जी सॉरी, हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब से आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पर आपने फॉरेन पॉलिसी में बदलाव लाए, तो उसूलों को आपने ताक पे रख दिया। आपने ये बात नहीं है कि अगर आपका दोस्त और जो उसूल से बना हुआ दोस्त अगर मुसीबत में है, तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। हमको है ना सिर्फ़ अपना हित देखना है,
और उसी हित के कारण हम अपने यहाँ सब काम करेंगे। तो तेल की अगर समस्या मान ली खड़ी हो रही है तो इसी वजह से खड़ी हो रही है क्योंकि हम है ना पुराने जितने भी संबंध हैं उनसे ख़त्म कर दिए। रूस जो हमारे हर मुसीबत में हमारे साथ रहा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, उसको हमने किनारे कर दिया है। तो ये सब समस्याएं आ रही हैं। पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका जो कि हमारी सब चीज़ें निर्णय ले रहा है हमारे बारे में कि तेल कहाँ से खरीदो, किस तरफ जाओ, किससे दोस्ती करो, किससे ना दोस्ती करो, वो सब चीज़ तो वो कुछ ना कुछ प्रबंध करेगा। उसने इस युद्ध से होने से पहले हिंदुस्तान की एक डील कराई थी वेनेजुएला से। उनके जो अभी राष्ट्रपति हैं रोड्रिग्स, उनसे बात कराई थी मोदी साहब की, फ़ोन उसी ने करा था और वो तेल का पूरा संबंध बनाया है। करीब ये सुना है, मेरी मेरी जो इत्तला है कि करीब 35-40 के आसपास वो हैं वीएलसीसी, वेरी लार्ज ऑयल कंटेनर्स, वो साउथ कोरिया से चल दिए हैं और वो करीब वेनेजुएला और हिंदुस्तान के बीच से तेल लाने की बात करें, उनको करीब 20-25 दिन 30 दिन लगेंगे। और इस बीच में तो क्राइसिस होती है। लोग बाग कह रहे हैं कि जैसे अभी आपके एक पिछले प्रोग्राम में तनेजा साहब कह रहे थे कि 13 दिन का ही रिजर्व है, परंतु भारत सरकार कहती है कि उनके पास 25 दिन का रिजर्व है। अगर 25 दिन का रिजर्व है तो हम हो सकता है कि किसी तरीके से खींच तान के निकाल लें और थोड़ा बहुत रूस से कर लें, परंतु हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका क्या होगा, उससे लोगों का जो विश्वास, जो खास कर दुनिया वर्ल्ड कम्युनिटी है, उसका विश्वास उठ गया है। उन पर कोई भरोसा करना नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान किसके साथ जाए किसके साथ नहीं जाएगा, उस पर कोई भरोसा नहीं। जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं हम रिलायबल हैं, हम सब काम करते हैं, जो भी हम वादा करते हैं पूरा करते हैं। ये सब अपने कहने की बात है। हमने किसी को ना अपना साथ नहीं दिया। हमने सोची चाबहार जिसमें ईरान ने हमको पूरा एक फ्री पोर्ट दिया था, उसको हमने किनारे कर दिया। हमने तुमसे तेल के संबंध खत्म कर दिए क्योंकि अमेरिका ने डांट के कहा। नहीं, तो इस लेकिन सूरत हाल संजय, जो भारत का जो ये स्टैंड है कि अब हम ठीक है, हम वापस रशिया से तेल लेंगे, तो हम इसको एक इंटेलिजेंट स्टैंड बोलेंगे या एक प्रैक्टिकल स्टैंड बोलेंगे, या फिर हम ये कहेंगे कि अरे आपको पहले ही मान जानी चाहिए थी ये बात और डोनाल्ड ट्रंप के सामने कह देना चाहिए था कि भाई हम रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे या फिर हम कम नहीं करेंगे, अगर वापस उसी पोजीशन पर आना था तो। जी संजय। मुद्दा ये है कि एक अखबार की रिपोर्ट के ऊपर हम इतनी तवज्जो दे रहे हैं तो इससे समझ में नहीं आता। हो सकता है गलत साबित हो जाए वो लोग, परंतु अगर इतना बूता होता कि जाके कह देते डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब हमें जिससे तेल खरीदना वो हमारा इंटरेस्ट है या हमको आज़ादी मिलनी चाहिए, आप हमारे में ये सब निष्कर्ष नहीं, आप ये इस नतीजे पे आएंगे कि हम किसे खरीदें, तो ये हमारे लोगों को मान्य नहीं होगा। ये कहने की हिम्मत नहीं है हमारी। अगर ये कहने की हिम्मत होती बात ही कुछ और होती, हम लोग बहस भी ना कर रहे होते इस मुद्दे पे। बिल्कुल, 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 सही कह रहे हैं आप। अब मैं मनीष कुमार के पास आती हूँ जो फेडरल में फ़ॉलो करते हैं इकोनॉमी और फाइनेंस। क्या पता चल रहा है आपको मनीष, जो मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से किस तरह की खबरें आ रही हैं? क्योंकि रिपोर्टर्स को कुछ तो बताया ही जा रहा होगा। अभी तो ब्लूमबर्ग के ज़रिए ये पता चला है कि भई रशिया से वापस भारत तेल खरीदेगा, लेकिन सरकारी महकमे में क्या हलचल है? और क्या इसका जो असर है, जो हमारी अर्थव्यवस्था पर असर है, इस पूरे ईरान और इज़राइल युद्ध का, ये क्या है? इस समय इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी। जी बिल्कुल। तो नीलू, देखिए, सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 25 दिन का उनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, इसलिए कोई संकट नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि जो लगता है ब्लूमबर्ग सरकार ने को कि रिपोर्ट शायद किया, थोड़ा-सा बस आपको मैं पूछना चाहूँगी क्लैरिफ़ाई करके, आपने कहा कि सरकार ने ये कहा है कि 25 दिन का रिज़र्व है। ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 14 दिन का रिज़र्व है उनके पास। तो सही देखिए क्या 25 दिन का रिज़र्व देखिए है या 14 दिन का? देखिए इसमें 3 पहलू हैं नीलू जी। एक तो है कि जो हमारे स्टोरेज जो टैंक्स हैं उसमें क्रूड होता है। फिर जो हमारे पास अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी है, जो कि मैंगलुरु में है ओके। और एक हैदराबाद के पास में है। तो भारत ने हाल फिलहाल में ये अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी डेवलप किए हैं। और फिर जो जहाज जो आपको भारत में क्रूड लेकर लगातार जो चले आ रहे हैं, इन सबको अगर आप जोड़ लीजिए तो ये करीब 40 से 45 दिन का रिजर्व बनता है। मतलब अगर आप जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हमारे पास है, वहां जो शिप्स जो आ रहे हैं भारत से, और जो हमारे स्टोरेज टैंक है, तो 40 से 45 दिन का ये किपलर की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं किपलर को कोट कर रहा हूं, भारत सरकार तो 25 दिन का कह रही है, जिसमें स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व है उसको वो काउंट नहीं कर रही है। लेकिन साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि भारत के लिए इस समय कोई चिंता के हालात नहीं है। लेकिन अभी जिस समय आपसे मैं बात कर रहा हूँ, चिंता के कई सारे फ्रंट हैं। हालांकि वो ये भी आश्वासन दे रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है बढ़ने के आसार नहीं है इन तमाम कारणों के चलते। लेकिन जिस समय मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ,
कच्चे तेल की कीमतों को लेकर तरह तरह की आशंका जताई जा रही है। और इस समय दोपहर में जब जापान का मार्केट क्लोज हुआ है, वहां पे मैसिव फॉल देखा जा रहा है। 1700 पॉइंट गिर के वहां बंद हुआ है। शाम में जब अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो वहां भी मैसिव फॉल देखने को मिल रहा। भारत में एसजीएक्स निफ्टी, क्योंकि आज शेयर बाजार बंद है, वो इस समय करीब 650 से 700 पॉइंट गिरकर कारोबार कर रहा। मतलब कल इतने अंक गिरकर निफ्टी खुलेगा। तो बाजार में पैनिक का माहौल इसलिए है कि कच्चे तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से साफ तौर पे जो ईरान के जो फोर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि हम किसी भी वेसल को इस रास्ते से जाने नहीं देंगे, जो दबाव बनाने की एक कोशिश है। हालांकि संजय जी कह रहे थे कि चीन के जहाज वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन जो बाकी देशों की अगर हम बात करें, उस पर दबाव बनाने की कोशिश है। वहां से न एलएनजी की सप्लाई होगी, न एलपीजी की सप्लाई होगी, न क्रूड की सप्लाई होगी। और इसका असर फाइनेंशियल मार्केट्स में तमाम देशों में देखने को मिल रहा अभी से, जिसके चलते इसका रिफ्लेक्शन शेयर मार्केट में देखने को मिल रहा। तो लेकिन भारत सरकार इस बात को लेकर इतना ज्यादा अभी तक पैनिक टोन में नहीं आई है। वो आश्वस्त करने की कोशिश कर रही है कि हमारे पास 25 दिनों का रिजर्व है। रशिया का अपने ऑप्शन की बात की, निश्चित तौर पे, क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ भी लगाया, तो आपको ध्यान होगा कि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया एक तरह से। नए सिरे से नेगोशिएशन होना है, क्योंकि हमारी जो टीम जानी थी अमेरिका, वो गई नहीं। हालांकि लुटनिक वहां के वाणिज्य सेक्रेटरी भारत आए हुए थे, उनकी पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री से बातचीत भी हुई है, लेकिन क्या नए सिरे से नेगोशिएशन होगा, अभी तक सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं है। तो ये चैनल जो रूस से, क्योंकि हम लगातार 2022 से इंपोर्ट करते आए हैं, ये चैनल अभी भी खुला हुआ है, पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। तो अगर कोई क्राइसिस होता है तो सरकार उसको जरूर एक्सप्लोर करेगी। आपने इम्पोर्टेंट बात कही है, लेकिन मनीष एक चीज और आपसे पूछ के फिर मैं मनीष शर्मा के पास जाऊंगी कि क्या भारत, क्योंकि बहुत एंजाइटी है लोगों में कि भाई हमें ऊर्जा की जो सप्लाई अगर कट हो जाएगी तो हमारे ऊपर क्या होगा, इन्फ्लेशन का डर बहुत ज्यादा है, चीजें महंगी हो सकती हैं, क्योंकि जब भी तेल की आवाजाही में जब डिस्ट्रप्शन होता है तो हमेशा प्राइसेस, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे सबकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और आज मैं एक अमेरिकन यूट्यूबर को सुन रही थी जिसने कि डगलस मैकग्रेगर के साथ इंटरव्यू किया, जो कि कॉम्बैट वेटरन है। उन्होंने भी यही कहा कि जो भारत के जो परिवार हैं वो अब इससे बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होंगे। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम लोगों को रिएश्योर करना चाहिए? उस तरीके का कोई रिएश्योरेंस नहीं है। और हमने अभी 3 दिन पहले देखा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी वापस दिल्ली लौट कर आए थे तो एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हुई थी। क्या वो केवल एक काफी होगा कि एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आपने कर ली, फिर पर्दे के पीछे आप जो भी कॉल्स ले रहे और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है कि भाई इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, इतनी बड़ी जंग हो रही है और हमें कोई जवाब मिल नहीं रहा कि हमारे देश में इसका क्या असर होगा? जी मनीष। बिल्कुल। तो देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की परसों देर रात बैठक हुई थी। कल पेट्रोलियम मंत्री ने तमाम तेल ऑयल कंपनीज जो है, हमारी जो रिफाइनरीज है, पीएसयूज, सभी के साथ एक उन्होंने भी बैठक की है। हालांकि उस बैठक में क्या निर्णय लिए गए, किस तरीके से कंटिजेंसी प्लान्स हैं, उसको लेकर जो है औपचारिक तौर पे सरकार की तरफ से नहीं बताया गया। सोर्सेज के हवाले से बात की जा रही है। अभी भी जो कुछ भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि 25 दिनों का हमारे पास रिजर्व है। किपलर कह रहा है कि 40 से 45 दिन का भारत के पास स्टॉक है। तो ये किपलर की रिपोर्ट है, लेकिन सरकार भी औपचारिक तौर पे फॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम बातें नहीं बता रही है। यहाँ तक कह रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल नहीं बढ़ेंगे, जो कि भारतीयों के मन में एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। एलएनजी सप्लाई, नीलू जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, वहां से हम कुल खपत का 56% एलएनजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से के जरिए हमारे देश में आता है। एलएनजी से क्या होता है? एलएनजी से आपके पीएनजी जो गैसेस जो हर हाउस होल्ड को जो पहुंचते हैं वो सप्लाई की जाती है। जो पावर प्लांट्स हैं, जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, वो एलएनजी के जरिए जो है वो संचालित होती है। तो इन सभी जगह एलएनजी का शॉर्टेज होगा, सप्लाई बाधित होगी, सभी जगह दिक्कत होगा। एलपीजी की बात कर ले, एलपीजी हम सब जानते हैं कि हर हाउस होल्ड के लिए एलपीजी की जरूरत है, जो कि 83% जो है हमारे कंजम्पशन का वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तरफ से आता है। सरकार जरूर इस चीज को एक बचाने की कोशिश कर रही है, लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि चिंताजनक हालात नहीं है। लेकिन अगर बैकग्राउंड में देखें, आप तमाम एक्सपर्ट से बात करें, वो कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध एस्केलेट होता है, लंबा खिंचता है, तो भारत के लिए चुनौती होगी, क्योंकि इसके बाद महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ने का असर लोगों की जेब पर तो पड़ेगा ही,
लेकिन पिछले एक दशक से जो आरबीआई एक साल में जो आरबीआई लगातार रेपो रेट में कटौती कर रहा था, उसपे भी ब्रेक लग जाएगी। अप्रैल में फिर से समीक्षा होने वाली है, क्योंकि महंगाई दर हमारे कंट्रोल में है। यहाँ से महंगाई दर बढ़ेगी तो ब्याज दरों में कटौती की भी गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो इसके कैस्केडिंग इफेक्ट जो है नीलू जी, वो देखने को मिलेंगे, लेकिन सरकार इस मामले पे बहुत ज्यादा खुलकर बोलने से बच रही है। और यही चिंता का विषय भी है। आपने खुद भी कहा कि सरकार इस पर कुछ खुलकर बोल नहीं रही है। मनीष शर्मा, मैं आपके पास आती हूँ। आपको क्या लग रहा है कि इस पूरे जंग का असर भारत पर किस तरीके से पड़ रहा है? और एक राजनीतिक असर है, एक सामाजिक असर है और एक आर्थिक पहलू भी है। तीनों अगर पहलू अगर आप देखें तो इस पूरी जंग, और हमें पता भी नहीं है भी कि ये जंग कितनी लंबी चलेगी। कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि देखिए 4 से 6 हफ्ते तो चल सकती है, लेकिन अगर और लंबा भी चलना होगा तो भी हमारे पास क्षमता है कि हम चला सकेंगे। और तो आपको क्या लग रहा है कि इसका असर भारत पर क्या पड़ सकता है? नहीं, एक तो इसको पहली बात तो ये समझा जाए कि दो तीन बातें हैं जिसपे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। एक तो अमेरिका ने आकलन गलत कर लिया था कि वो जैसे उसने कर्नल गद्दाफी के साथ या सद्दाम हुसैन के साथ या वेनेजुएला में उनके साथ वो किया मादुरो के साथ, तो उसको लग रहा था कि उसको टारगेट कर दिया जाएगा तो फिर पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। ईरान उससे अलग निकला। ईरान और ज्यादा उसके अंदर एकता बढ़ गई और ज्यादा ताकत उसकी बढ़ गई। अंदर के जो विभाजन है वो बढ़ गए। वैश्विक रूप से ईरान के पक्ष में ज्यादा समर्थन मिल गया। अमेरिका इजराइल बहुत ज्यादा अलगाव में चले गए, बहुत ज्यादा। और अभी अमेरिका में भी एक बहस चल गई है कि ट्रंप को असल में इजराइल ने फंसा लिया है। और अभी विदेश के ईरान के विदेश मंत्री ने बोला है कि उसी चीज को और विकसित करने के लिए उन्होंने बोला है कि ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट से इजराइल फर्स्ट की तरफ बदल गया है मामला, और उसके चलते अमेरिका लास्ट की, मैंने अंत में अमेरिका लास्ट हो, मतलब ये एक तरह से उसी को उन्होंने खेला है। तो कुल मिला के अमेरिका की तरफ से इशारे अब बातचीत की तरफ बढ़ने लगे। आज जो हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, वहां इजराइल में नेतन्याहू अंडरग्राउंड हो गए, उनके ऑफिस पे, उनके सारी जगहों पे बहुत ताकतवर हमले हुए हैं। तो कुल मिला के तो ये है कि ऐसे समय में भारत इजराइल के गया है। जिस समय में आप इसको दूसरा पहलू देखिए कि ऐसे समय में भारत इजराइल के साथ गया है, अमेरिका के साथ गया है, जब इजराइल अमेरिका दुनिया में बहुत नैतिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से बहुत भारी अलगाव में है। और अमेरिका और इजराइल के साथ रिश्ता बनाने के चलते भारत भी उस अलगाव का हिस्सा बन जाएगा। बहुत स्वाभाविक बात है। इसको हम लोग को बहुत समझना चाहिए कि भारत बेवजह जो है, ये जो अभी जो इजराइल का दौरा किया उन्होंने, उसके जरिए मैसेज वो पूरी ग्लोबल साउथ के लिए, आप तीसरी दुनिया के लिए, रसिया के लिए, सारे जगहों के लिए भारत संदिग्ध हो गया। मैंने अब उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो इस इजराइल यात्रा ने ध्वस्त कर दिया है। तो मेरा एक कहना है कि ये अब रसिया भी उतना इंटरेस्ट क्यों लेगा, उस शॉर्ट टर्म क्यों रिश्ता बनाएगा? जब आपके पास आफत आएगा तब आप वहां चले जाएंगे। भाई अभी जो पूरा मामला है, चाइना लगातार ये जो हॉर्मुज इलाके से जो तेल आता है वो पूरा एशिया के लिए आता है। उससे जापान भी प्रभावित हो रहा है, चाइना भी प्रभावित हो रहा है, कोरिया भी प्रभावित हो रहा है, भारत भी प्रभावित हो रहा है। तो चाइना इसको और रसिया से तेल, क्योंकि उसका एक रणनीतिक साझेदार है, तो वो भरपाई अपने हॉर्मुज वाले से लगातार रसिया से करेगा। रसिया की नजर में तो आपने अपने आप को खुद ही संदिग्ध बना लिया ना। तो एक तो ये है कि आपकी हिम्मत नहीं है ट्रंप से लड़ करके रसिया के साथ फिर से जाने का। ये अनर्गल कैंपेन चलाया जा रहा है कि रसिया के साथ जाएंगे। मैं नहीं समझता। उन्होंने इस यात्रा से, इजराइल यात्रा से एक बात क्लियर कर दी है कि हम फुली अमेरिका के साथ हैं, फुली इजराइल के साथ हैं, फुली ईरान के खिलाफ है, फुली फिलिस्तीन के खिलाफ। एक ये ब्रॉडर मैसेज मोदी जी ने दे दिया है। रसिया के साथ अब वो रिश्ता नहीं रहेगा, इस यात्रा से दे दिया। तो रसिया अपना कोई लॉन्ग टर्म कोई वैकल्पिक साथी तलाशेगा ना, तो उस शॉर्ट टर्म में क्यों इनके साथ आएगा? तो क्या ये तो रसिया के साथ रिश्ता तभी बन पाएगा जब भारत ये जो अमेरिकी लॉबी का हिस्सा बन गया है उसमें कोई गुणात्मक निर्णय ले परिवर्तन का, तो वो लेने नहीं जा रहा, वो उनकी हैसियत नहीं है। तो इसका मतलब इधर से भी मारा जाना और रसिया से भी अब संबंध बना पाना बड़ा मुश्किल है। रसिया भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और भारत की हिम्मत, मोदी जी जिस हालत में चले गए हैं, क्या वो ट्रंप का विरोध सह करके रसिया के साथ रिश्ता बनाएंगे? क्या उनको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप वेनेजुएला से लीजिए, आप जो है अमेरिका से लीजिए? क्या मजबूर नहीं किया जाएगा?
और क्या वो चूंकि उन्होंने पहले ही अपनी स्वायत्तता की रणनीतिक स्वायत्तता त्याग दी है, अमेरिकी लॉबी के देश के बतौर अपने को वो कर लिए हैं, तो पूरी दुनिया उनके ऊपर पूरी दुनिया के सामने अमेरिका इजराइल को छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया के सामने तो संदिग्ध है मोदी जी। तो मेरा एक कहना है कि भारत को ऐसे संकट में डाल दिया है मोदी जी ने इस दौर में जिसका कोई समाधान ही नहीं दिखता है। वो समाधान एक ही है, अमेरिकी लॉबी और इजराइल की लॉबी से भारत अलग हो और तुरंत समाधान मिल जाएगा। समाधान है, अभी वैकल्पिक दुनिया मौजूद है, ब्रिक्स मौजूद है, पूरा जो ग्लोबल साउथ मौजूद है। और आप देखिएगा यूरोपीय देश भी अभी बहुत कह लीजिए कि एक सेलेक्टिव ढंग से वो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। उन्होंने ईरान में सैनिक नहीं उतार दिया, उन्होंने पहले इराक के समय सैनिक उतार दिया था, इस बार सैनिक उतारने से उन्होंने मना कर दिया। वो लगातार एक कैलकुलेटेड ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत के सामने विकल्प बहुत है, लेकिन मोदी जी के सामने विकल्प नहीं है। मोदी जी ट्रंप के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं। जी बिल्कुल, आपने कहा कि भारत के पास विकल्प बहुत है, मोदी जी के पास विकल्प नहीं है। संजय, मैं बस चलते चलते एक छोटा सवाल मेरे जहन में आया था कि एक अमेरिकन यूट्यूबर मैं जिसकी बात कर रही हूँ, उन्होंने इंटरव्यू किया डगलस मैकग्रेगर का, जो कि कॉम्बैट वॉर वेटरन है, सेक्रेटरी थे वो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी के। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि अगर मध्यस्थता की बारी आएगी, अगर क्योंकि एक न्यूट्रल कंट्री चूज करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, अगर ये लड़ाई बहुत लंबी नहीं चल पाती तो हो सकता है कि भारत एक बेस्ट ऑप्शन हो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मध्यस्थता करने का, क्योंकि भारत की कल्चरल और सिविलाइजेशनल टाइज हैं ईरान के साथ। आपको लगता है कि नौबत यहाँ पर आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से कहेंगे कि आप उसमें मध्यस्थता करिए और तब जाकर कुछ बात बन सकती है? हालांकि वो थोड़ा सा दूर की कौड़ी अभी लग रही है, लेकिन क्या ये चीज पॉसिबल होगी? मेरे ख्याल से डेविड मैकग्रेगर को हिंदुस्तान का यथार्थ के बारे में पता नहीं है, उनकी विदेश नीति के बारे में ही पता है। हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो भी अमरीकी नाम होता है, परंतु मेरे ख्याल से तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर ट्रंप साहब कहें हिंदुस्तान को हस्तक्षेप करने के लिए। वो माय गुड फ्रेंड तो कहते हैं, पर मुझे लगता है कि उनको कोई खास लगाव नहीं है। और अगर किसी मुल्क को कहेंगे हस्तक्षेप करने के लिए तो वो चीन होगा, और किसी और को नहीं कह सकते, क्योंकि किसी और की ताकत इतनी नहीं है कि वो कर पाए। और हिंदुस्तान उनके पूरे कंट्रोल में है, पूरी तरीके से उनकी बात सुनता है। जहाँ कहते हैं कि उठ जाओ तो उठ जाओ, जहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ, चाबार छोड़ दो, तेल छोड़ दिया, सब छोड़। तो ऐसे आदमी कौन यकीन करे? मुद्दा तो यह है कि क्या ये यकीन करेगा ईरान? और वो उस ईरान की बात कर रहे हैं जो पहले से पूरे घुटने टेके होगा, वही मध्यस्थता की बात करेगा और कोई बात नहीं करेगा। तो ये अपने आप में थोड़ा सा मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फार फेचेड है और इसमें मुझे कोई सच्चाई नज़र नहीं आती। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, मैंने वो पूरा इंटरव्यू सुना तो मुझे लगा कि ये सवाल पूछना ज़रूरी है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी खबर यही है और उसका असर हमें आर्थिक, राजनीतिक, रणनीतिक सब असर इस समय दिख रहा है। लेकिन भारत, जैसा कि मनीष ने कहा, मनीष शर्मा ने, कि भारत के पास विकल्प बहुत हैं लेकिन मोदी जी के पास विकल्प कम है। तो ऐसे में मोदी जी क्या भारत के लिए सही जो विकल्प है वो इस समय तलाश सकते हैं और बिना अपनी नीतियों को बंधक बनाए ये देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जंग अभी और कितनी लंबी चलेगी, ये भी एक सवाल है जो सब इस समय पूछ रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच संजय कपूर, मनीष शर्मा, मनीष कुमार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। धन्यवाद मनीष जी। थैंक यू।